लेते हैं। छत्तीसगढ़ पे हमने एक पूरा एनालिसिस ले लिया है। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में इतने सालों की एंटी इनकम्बेंसी और इस बार जिस तरह से शुरुआत में लग रहा था कि बीजेपी जो है क्लैरिटी नहीं है कि शिवराज के साथ है, शिवराज के अलहदा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है, उसके अलावा अपने तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारना है, तो बहुत सारी चीजें थी। और नेताओं के जो बयान थे, पहली बार ऐसा लग रहा था कि जो पार्टी अनुशासन डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, वहां पर कुछ ऐसे बयान जरूर निकलकर सामने आ रहे थे जो बता रहे थे कि नेता भी सहज नहीं है। कई केंद्रीय मंत्रियों का अगर वहां पर सांसदों को उतार रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, तो क्या वो बीजेपी को फायदा देता हुआ दिख रहा है? अगर अभी जो मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल आ रहे हैं वो तो कम से कम यही इशारा कर रहे हैं कि वहां पर बीजेपी जो कहा जा रहा था कांटे की टक्कर में नहीं है, वो कांटे की टक्कर में आ रही है। और कुछ एग्जिट पोल में कपिल एडवांटेज भी नजर आ रही है। ये पोल स्टार्ट का सर्वे आप देखिए, कह रहा है एग्जिट पोल 106 से 116 बीजेपी के खाते में, 111 से 121, यानी कि सरकार तो बीजेपी भी बना सकती है। बिल्कुल। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनके नतीजे तो यही बता रहे हैं। और इसमें मुझे लगता है पिनाज की जो कैंपेन के दौरान बीजेपी ने गेन किया है, भले ही वो उसका मैंने एक टर्म अक्सर यूज करता हूं जो बीजेपी की रणनीति है कि बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश के इलेक्शन को इलेक्शन ऑफ कंफ्यूजन बनाया था। उसकी वजह शायद मुझे ये लगती है, अब जो एग्जिट पोल के नतीजे में देख रहा हूं उनको देखते हुए, कि बहुत नाराजगी थी, मतलब जमीन पर दिख रही थी। बहुत सारे मुद्दे हैं इसको लेकर के और शिवराज के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनके खिलाफ, शिवराज के खिलाफ भले ही ना हो एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन जो विधायक थे, मंत्री थे, उनके खिलाफ जरूर नाराजगी दिख रही थी। और वो हमने कैंपेन के दौरान भी देखा। और इसीलिए जब बीजेपी ने रणनीति बनाई तो शायद उसको इलेक्शन ऑफ कंफ्यूजन मैं उस नतीजे पर पहुंचा हूं। क्योंकि देखिए, आप पहले बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आता है, पूरा जो कैंपेन का केंद्र है उससे शिवराज को किनारे करता है। इससे वो ये संदेश देने की कोशिश करता है कि देखिए ठीक है, आपकी 18 साल मुख्यमंत्री हैं, उनसे कोई नाराजगी है तो हम इनको साइड में रख रहे हैं। आप जो है मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी, ये देख करके वोट कीजिए। और इसी का जो हमने रिफ्लेक्शन है वो बीजेपी की शुरुआत की 2 लिस्ट में देखा। जो पहली लिस्ट 39 लोगों की आई थी, जिसमें बीजेपी ने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव से 3 महीने पहले उतार दिए जहां पर वो 2 से 3 चुनाव हार रही थी। इसके बाद जो लिस्ट आई थी उसमें उसने बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में उतार दिया, जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, कैलाश विजयवर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन सबको मैदान में उतार दिया। उससे उसने ये संदेश देने की कोशिश की कि भले ही एंटी इनकम्बेंसी या सरकार की हालत खराब होने की जो फीलिंग्स हैं वो आ रही हैं, लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को छोड़ा नहीं है। बीजेपी बहुत एग्रेसिव तरीके से, बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ रही है। लेकिन फिर इसके बाद जो आखिरी की 2 लिस्ट आई हैं उसमें आप फिर से सारे जो मंत्री हैं, आपके 33 मंत्री से उसमें से 28 मंत्रियों को आपने चुनाव में उतार दिया। जो आपके 127 विधायक थे उनमें से सिर्फ 25 या 27 जो विधायक हैं उनके आप टिकट काट पाए, बाकी सारे रिपीट कर दिए। तो जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो अक्सर पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपने 22 विधायकों के टिकट काटे, लेकिन यहां परसेंटेज में देखें तो 20-22% ही बीजेपी टिकट काट पाई। और ये शायद जो बीजेपी के अंदर जो खींचतान चल रही थी उसका नतीजा था। लेकिन लाडली बहना जो शिवराज की स्कीम थी, और एंड टाइम पर मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग थी और 4 नवंबर को पहली बार प्रधानमंत्री रतलाम की रैली में जो है वो शिवराज सिंह चौहान, उनकी योजना, उनकी मामा की छवि, इसका जिक्र करते हैं। और एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान जो प्रचार है या जो कैंपेन है उसके केंद्र बिंदु में लौट आते हैं। तो ये जो इलेक्शन ऑफ कंफ्यूजन है, शायद एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं। जब इलेक्शन के पहले लोग कहते थे कि क्या होगा, एंटी इनकम्बेंसी है, तो लोग कहते थे, एक राजनीतिक विश्लेषक है उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी शिवराज के साथ चुनाव में जाती है तो उसको नुकसान होगा, और अगर उसके बिना चुनाव में जाती है तो वो ज्यादा नुकसान होगा। तो नुकसान दोनों तरफ से दिख रहा था। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये रणनीति जो है इलेक्शन ऑफ कंफ्यूजन की, वो
वो इसलिए ही बनाई गई थी, मजबूरी हो या रणनीति हो, लेकिन उसके परिणाम जो है वहां दिख रहे हैं। हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि जिस तरह की हमने फीलिंग्स देखी है, ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी हैं, उस पर कांग्रेस को एज है और वो कंफर्टेबली सरकार की तरफ बढ़ सकती है। चलिए, तो कपिल, आपका जो भी आकलन है, जो ग्राउंड जीरो का इनपुट है, आप कह रहे हैं कि ये जो कांटे की टक्कर है उसमें आप क्लियर कट कांग्रेस को विनर मतलब देख रहे हैं। इतने सारे पोल हैं, इसमें से एक पोल मेरा भी है। एक पोल आपका भी है। तो कपिल जी का पोल कह रहा है कि भाई कांग्रेस सरकार बना लेगी, और वो कह रहे हैं कि आराम से बना लेगी, यानी कि क्लोज फाइट आपको नजर नहीं आ रही है। आपका अगर मैं कहूं कि एवरेज कितना देंगे? 3 तारीख को फिर मुलाकात होगी। अच्छा, मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है 130 के करीब वहां पर पहुंचेगी। चलिए, आप सारे पोल्स को, कपिल, सबसे अलहदा बात कर रहे हैं आप, सबसे अलहदा। बिल्कुल, मैं ये रिस्क ले रहा हूं। चलिए, कपिल ये रिस्क ले रहे हैं। 3 तारीख को कपिल से फिर से मुलाकात होगी। हमारे साथ शर्मा जी भी लगातार, वरिष्ठ पत्रकार लगातार मौजूद हैं। सर, आपका क्या कहना है? एग्जिट पोल तो कह रहे हैं, चाहे वो पोल स्ट्रैट का हो, भास्कर का हो, या फिर हम सी वोटर का कहें, सब जगह का यही कह रहा है कि क्लोज फाइट है, दोनों में से कोई भी सरकार बना सकता है। कपिल, हमारे हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चैनल के हेड हैं, वो जरूर इससे इत्तेफाक नहीं रखते। आपकी क्या राय है? आई नो कपिल जी, क्योंकि ये हमारे साथ कई डिबेट्स में बैठते हैं जब मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ के इश्यूज होते हैं। देखिए, मैं कपिल के साथ बहुत कुछ जाता हुआ दिखता हूं, लेकिन कुछ चीजें सामने आई हैं, उनसे जो लास्ट मोमेंट पे इलेक्शन ने जो टर्न लिया है, थोड़ा उसका मैं जिक्र करता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में, पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम फेस ना लाना बीजेपी, यानी डिकेड्स लॉन्ग उसने अपने ट्रेडिशन को तोड़ा। उसके पीछे क्या कारण? 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले जो 5 राज्यों के इलेक्शंस हैं, उसमें हिंदी लैंड्स में आपने 2019 में जो इलेक्शन रिजल्ट देखे थे, उसमें बीजेपी ने इन 3 राज्यों में जबरदस्त जीत हासिल की। यानी कि अगर कहीं सेंट्रल लीडरशिप यहां थोड़ा सा ढीला पड़ती, तो कुछ महीने बाद यहां जनरल इलेक्शंस हैं, ऐसे में इन राज्यों से वो जो लीड मिलती थी, क्या वो अब अगले इलेक्शंस में मिलेगी? कहीं ना कहीं इसको परखने के लिए और इन राज्यों पर जीत दर्ज करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी, केवल मध्य प्रदेश में ही सरकार थी। इसलिए एक कारण। दूसरा एक कारण, 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सरकार तो बना ली, लेकिन जो बीजेपी ने कभी भी मध्य प्रदेश के इतिहास में नहीं देखा, चाहे वो जनसंघ हो या बीजेपी हो, कि यहां पर डिससैटिस्फैक्शन अमंग द लीडर्स और कैडर्स, वो कभी नहीं दिखा जी। लेकिन वो इसके बाद दिखना शुरू हुआ। यानी ओल्ड कैडर्स दूर चला गया पार्टी से, भले ही वो दूसरी पार्टी की तरफ नहीं गया, लेकिन पार्टी की इवेंट्स में या किसी मीटिंग्स में उसने दूरी बनाई। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय बना, और इसके कारण कई नए लीडर भी उभरे, जैसे कि आपने देखा नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, प्रहलाद पटेल, यानी कि शिवराज सिंह के सामने इतने सारे फेस और आ गए। ऐसे में बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप इस बात से चिंतित हुई कि अगर किसी एक को सीएम फेस बनाया तो हो सकता है कि दूसरे लोग नाराज ना हो जाएं, इसलिए कलेक्टिव लीडरशिप का ये फंडा चलाया। लेकिन मैं कपिल जी की एक बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि देखिए, मैंने शुरू से देखा कि जब से अमित शाह ने मध्य प्रदेश में विजिट करना शुरू किया इस इलेक्शन से, आचार संहिता के पहले, हालांकि उसने कुछ टिकट भी डिक्लेयर किए, लेकिन कभी भी स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम, इवन जो मास्टर स्ट्रोक मानी जा रही थी, लाडली बहना योजना, उसको आगे तक किसी ने नाम नहीं लिया। इवन कई बार तो ऐसी पब्लिक मीटिंग हुई इलेक्शंस की रैली में कि प्रधानमंत्री मोदी ने शिवराज जी का भी नाम नहीं लिया। लेकिन जो रतलाम की रैली है, यानी कि वो 7 दिन पहले, यानी पोल एंड होने के, सॉरी, कैंपेन एंड होने के 7 दिन पहले से उनके कहीं ना कहीं एक फीडबैक गया चैनल के माध्यम से, जो एक्सपर्ट्स हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, उनके द्वारा उनको सुनने के बाद कहीं की सेंट्रल लीडरशिप ने अपनी स्ट्रेटजी बदली, और शिवराज जी की वो मास्टर स्ट्रोक, जिसको कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की नैया कोई पार लगा सकता है तो वो लाडली बहना योजना ही लगा सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि लास्ट डे जिस दिन पोल था, 17 नवंबर को सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो वुमेन एम्पावरमेंट के स्टेप शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिए गए, उनको हाईलाइट करते हुए उसको जारी रखने के लिए उन्होंने वोट मांगे। तो ये कहने का तात्पर्य है कि लास्ट मोमेंट पे जो कंफ्यूजन की बात चल रही थी कि वो सेंट्रल लीडरशिप
शिवराज की तरफ लौटी। ये तो तय है कि शिवराज सिंह चौहान एक ऐसा चेहरा है मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास जो सबसे ज्यादा पब्लिक कनेक्टिविटी रखते हैं, और जो इतना सरल प्लेटफॉर्म अगर किसी सीएम लेवल पर बना दिया है, उसको पा पाना अब मध्य प्रदेश की राजनीति में किसी भी दल को बहुत कठिन नजर आता है। इसीलिए कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाने के लिए इस चीज को लगातार लाडली बहना योजना या पब्लिक वेलफेयर में उनकी जो स्कीम, उनको भी साथ साथ कहा गया। हालांकि फोकस सेंट्रल स्कीम पर रहा, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो सड़क से रिलेटेड योजना हो, या फिर वो जल जीवन मिशन हो, इनको बहुत फोकस किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो कपिल जी कह रहे हैं, मुझे लगता है कि 130 भले ही कांग्रेस ना पहुंच पाए, लेकिन ये तो दिखता है कि कांग्रेस जो मेजॉरिटी मार्क है उसको तो कहीं ना कहीं 7, 8 या 10 सीट से आगे बढ़ती हुई मुझे भी दिख रही है। मेजॉरिटी मार्क जो है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 7 से 10 सीटें ज्यादा लेगी, तो क्या सरकार बनाने के लिए उतना काफी होगा धीरेन्द्र जी? क्योंकि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अगर कांटे की टक्कर होती है, इस तरह की स्थितियां होती हैं, तो फिर नतीजे जो हम देख रहे हैं कुछ भी हो सकते हैं। देखिए, जिस तरह से पूरे समय में हम लोग ये देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी क्योंकि बीच में हम लोग ये भूल जाते हैं कि बीच में कमलनाथ शासन कर चुके हैं इस बार मतलब उसके बाद देखा हम लोगों ने, वो समय भी देखा, तो इसलिए एकदम कंप्लीट वो कह पाना तो मुश्किल है। और बीजेपी ने पिछली बार भी वोट परसेंटेज उसका ज़्यादा था, कांग्रेस 40 पॉइंट समथिंग पर थी और वो 41 पॉइंट समथिंग, तो यानी कांग्रेस बीजेपी के पास पिछली बार भी वोट ज़्यादा था। तो कांग्रेस मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का एक निश्चित वोट है ही। कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई है, कांग्रेस के अंदर जो है, पिछली बार मुझे लगता है कि ज़्यादा मुश्किल हालात थे बीजेपी के लिए, जब किसान आंदोलन हुआ, फायरिंग हुई, तमाम चीज़ें हुई, उस वक्त के मुकाबले इस बार बीजेपी को अगर कोई नुकसान आपको दिख रहा है तो वरना तो इसको रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन इस बार उनके अंदर आपस की फूट इसको इस पोजीशन तक ला पा रही है कि ये यहाँ लड़ाई में होते हुए दिख रहे हैं। मतलब अदरवाइज तो वहाँ इस तरह का कोई, क्योंकि कमलनाथ बहुत बड़े तमाम जो तो ये रिपब्लिक सी मैट्रिक्स भी देखिए कांग्रेस को काफी पीछे धकेल रहा है, बाकी सबने तो फिर भी एडवांटेज दिए, यहाँ ये तो आप ही की बात से इत्तेफाक रख रहा है। मेरा मानना ये है कि अभी भी वहाँ कांग्रेस, अभी भी इस बार भी कांग्रेस मतलब अपने दम पर इस तरह की नहीं होगी कि बहुत कंफर्टेबल मार्जिन की तरफ जाए। मुझे लगता है 115 से 120 में बीजेपी कहीं वेरी करती है, और उसमें एंटी इनकम्बेंसी से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ ये है कि वहाँ एक तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर पार्टी के अंदर जरूर है कि आखिर कितने दिन तक एक सीएम रह सकते हैं, तो नए चेहरे, नई लीडरशिप, उस